पिछले पार्ट में हमने देखा कि जियांग एकेडमी की 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन शुरू हो गया होता है और फिर बैटल एरेना के अंदर जियांग एकेडमी की इंचार्ज आकर बताती है कि इस सेलिब्रेशन में स्टार साइन एकेडमी और जियांग एकेडमी के फर्स्ट प्लेस फाइट करने वाले हैं। और फिर हम देखते हैं कि स्टार साइन एकेडमी का फर्स्ट प्लेस फेंग यून और जियांग एकेडमी का फर्स्ट प्लेस लिंग वैंग दोनों आपस में लड़ाई करने के लिए बैटल एरेना में उतर जाते हैं। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंग वैंग अपने ब्लेड इंटेंट की मदद से फैंग के ऊपर अटैक कर रहा होता है और फैंग अपनी स्वार्ड की हेल्प से उसके अटैकों को रोक रहा होता है। तभी वो देखता है कि सामने से लिंग वैंग के ब्लेड इंटेंट की वजह से बहुत सारी स्वार्ड्स बनकर उसकी ओर आ रही होती है, तो अपनी स्वार्ड की मदद से एक स्लैश अटैक करके उन सारी स्वार्ड्स को रोक लेता है और कहने लगता है इसका ब्लेड इंटेंट सच में मेरे और झाऊ सैंग के ब्लेड इंटेंट से बहुत ही ज्यादा अलग है और सही तरीके से कहा जाए तो ये सच में हमारे ब्लेड इंटेंट से बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर भी है। अभी हम देखते हैं कि लिंग वैंग वापस से अपने ब्लेड इंटेंट की मदद से फैंग के ऊपर अटैक करने लग जाता है और फैंग लगातार उसके अटैक्स को अपनी स्वार्ड की हेल्प से रोक रहा होता है और कह रहा होता है सच में लिंग वैंग का ब्लेड इंटेंट ऐसा है कि ये बहुत ही ज्यादा दूर से ही इन्हें कंट्रोल कर पा रहा है और इसकी टेक्निक मेरी और झाऊ सैंग की टेक्निक को बहुत ही ज्यादा सरपास कर चुकी है। इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके पीछे हजारों हाथ उगाए हों और हर हाथ में एक तलवार हो जिसकी मदद से लगातार अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक कर रहा हो और इतनी सारी तलवारों के अटैक की वजह से उसका अपोनेंट किसी भी तलवार को डोज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ये अटैक करने में सक्सेस हो जाता है। अगर सही मायने में कहा जाए तो ये सच में एक जीनियस है। इसने पक्का ही बहुत सालों तक कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग की है जिसकी वजह से ये आज इस स्थिति में पहुंच गया है। और हम देखते हैं कि लिंग वैंग फैंग के ऊपर अपनी हजारों स्वार्ड से अटैक कर रहा होता है, तो फैंग उन्हें देखकर कहने लगता है लेकिन फिर भी ये मेरा मैच नहीं है। और हम देखते हैं कि फैंग जल्दी से उछलकर पीछे हटते हुए उसके अटैक को डोज कर लेता है और कहने लगता है क्योंकि मेरी बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है इसलिए मुझे टेम्परेली इसके सारे अटैक्स के डैमेज को अपने बॉडी पर लेना होगा, क्योंकि मेरी बॉडी इसके अटैक्स को आराम से झेल सकती है और उसके बाद अपनी पूरी पावर को इकट्ठा करके इसके ऊपर अटैक करना होगा और जब मैं ऐसा करूंगा तो इसका काम पूरा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि फैंग अपनी पूरी पावर के साथ जमीन से उछलकर लिंग वैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी ही स्पीड से बढ़ रहा होता है और फैंग को इतनी स्पीड से अपने ओर आते हुए देखकर लिंग वैंग भी थोड़ा चौंक जाता है और कहने लगता है रुको। लिंग वैंग के अचानक ऐसे रोकने की वजह से फैंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देता है और कहने लगता है आखिरकार ये क्या कर रहा है। तो लिंग वैंग फैंग की ओर आते हुए कहने लगता है मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा फाइट नहीं करने वाला हूँ, तुम जीत गए हो, मैं अपनी हार मानता हूँ। तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है तुम ऐसे ही कैसे सरेंडर कर सकते हो क्योंकि अभी हमारी जीत डिसाइड नहीं हुई है। तो लिंग वैंग बताने लगता है तुम्हारी बॉडी सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है, मैं तुम्हें हराना चाहता था पर तुम्हारी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रोंग है कि मेरे सारे अटैक्स को झेलने के बाद भी तुम्हारे शरीर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मैं अब तुम्हारे साथ और ज्यादा फाइट नहीं कर सकता। तो ये सुनकर फैंग मन में सोचने लगता है ये अपनी असली पावर को छुपाना चाहता है, इसीलिए ये चाहता है कि अब ये मेरे साथ फाइट ना करे और इसकी ट्रू पावर मेरे सामने ना आ जाए। तभी लिंग वैंग वहां से निकलते हुए कहने लगता है तुम मेरे वो अपोनेंट नहीं हो जिसके साथ मैं अपनी लाइफ को खतरे में डालूं, ये हमारा बैटलफील्ड नहीं है। तुम तो समझ ही रहे होगे कि मैं आखिरकार क्या कहना चाहता हूँ। और उसके पीछे फैंग खड़ा हुआ सोच रहा होता है ये अपनी स्थिति को इस हालत में मेंटेन करके रखना चाहता है कि ये किसी भी वक्त लोड रैंक के फेराक्वेस्ट बीस्ट के साथ फाइट कर पाए, लेकिन एक पीक रैंक मार्शल आर्टिस्ट एक लोड रैंक फेराक्वेस्ट बीस्ट के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि फैंग स्टार साइन एकेडमी के हेड के पास आ जाता है और वो फैंग से कह रहा होता है तुमने बहुत ही अच्छा किया। इधर हम ली वैंग को देखते हैं जो कि अपने हेड के सामने जाकर कहता है उप्स मैं हार गया। तो जियांग एकेडमी की हेड गुस्सा होते हुए उसका गला पकड़ लेती है और कहने लगती है तुम वापस जाओ और ट्रेनिंग करो, अगर तुम स्ट्रॉन्ग बनकर वापस नहीं आए तो तुम यहाँ पर मुझे दिखने की हिम्मत मत करना, निकल जाओ यहाँ से। उस लेडी को ऐसा गुस्सा करते हुए देखकर फैंग और स्टार साइन एकेडमी का हेड दोनों ही शॉक हो गए होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं सच में ये कितनी ज्यादा डरावनी लेडी है।
इधर हम देखते हैं कि ली वैंग वहां से मुस्कुराते हुए जा रहा होता है और उनकी हेड भी उसे ऐसे जाते हुए देखकर सोच रही होती है, सच में ये लड़का बहुत ही ज्यादा बड़ा हो चुका है और इसकी सोचने की शक्ति भी बहुत ही ज्यादा बढ़ी गई है, इसीलिए ये कब रुकना है और कब अटैक करना है इस बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें 10 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जब जियांग एकेडमी के ऊपर अटैक चल रहा होता है और जियांग एकेडमी डिस्ट्रॉय हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हुए होते हैं जो कि इंजर्ड भी हुए होते हैं और वहाँ पे जमीन पर 2 बॉडी पड़ी हुई होती है। तो वहाँ मौजूद वो लेडी एक बच्चे के पास आकर कहने लगती है, तुम्हारे पेरेंट्स ने हमें बचाने के लिए और प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। तो ये सुनकर वो बच्चा गुस्से से कहने लगता है, ये मेरे पेरेंट्स नहीं है, ये तो कोई ह्यूमन की कॉर्प्स के पार्ट है। तो लेडी उस बच्चे से कहने लगती है, सॉरी हम तुम्हारे पेरेंट्स की बॉडी को पूरी तरह से नहीं ला पाए क्योंकि वहाँ पे इनकी आधी बॉडी खत्म हो चुकी थी। ये सुनकर वो बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस लेडी से कहने लगता है, लायर, और फिर वो ऐसे ही लायर लायर कहते हुए वहाँ से भाग निकलता है, जिसे वो लेडी खड़ी होकर देख रही होती है और फिर एक सांस लेते हुए कहने लगती है, सच में इस बच्चे के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हुआ है, तो इसने इतनी छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स को खो दिया है। और फिर हमें करंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग एकेडमी की हेड सोच रही होती है, मुझे पता है कि तुमने बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क किया है और कल्टीवेट किया है और ये सब तुमने इसलिए नहीं किया कि तुम इस अरेना फाइट में जीत पाओ, तुम्हारे गोल्स बहुत ही ज्यादा ऊंचे हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जब डिजास्टर आए तब मैं इतना टाइम तुम्हारे लिए ले पाऊँ कि तुम में से कुछ लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग हो पाए और हम तुम्हें बचा पाए, जब तक कि तुम लोगों में से कोई ग्रैंड मास्टर का जन्म न हो जाए। और फिर हमें जियांग होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर स्टार साइन एकेडमी का इंचार्ज अपने स्टूडेंटों से कह रहा होता है, हमारे पुअर बैकग्राउंड की वजह से हम बहुत सालों से जियांग एकेडमी से लगातार हारते आ रहे हैं, लेकिन इस बार स्थिति बहुत ही ज्यादा बदल चुकी है और फाइनली हमने उनको अपनी पावर दिखा दी है कि हम भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग है। और फिर वो एक रिंग को फेंक की और फेंकते हुए कहने लगता है, फैंग यूंग, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था वैसे ये तुम्हारी स्पेस रिंग है। तो फैंग उस स्पेस रिंग को कैच करते हुए कहने लगता है, थैंक यू सर। और इधर हम देखते हैं कि इंचार्ज सोच रहा होता है, असलियत में इस स्पेस रिंग का रिवार्ड जियांग एकेडमी के हेड ने रखा था क्योंकि उसे लगा था कि ये रिंग जियांग बेस के अंदर ही रहेगी और उनका ही प्लेयर जीतने वाला है, लेकिन इस बार टेबल फ्लिप हो गई और हम जीत गए। इधर फैंग उस स्पेस रिंग को अपने हाथ में पकड़ते हुए सोच रहा होता है, मिस मिरर सिर्फ ग्राइंड किए हुए आइटम को टेम्परेली ही अपने पास रख सकती है, इसलिए स्पेस रिंग बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। वैसे तो इस स्पेस रिंग का स्पेस सिर्फ 100 क्यूबिक मीटर का है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ फेरेक्वेस्ट बीस्ट की बॉडी तो आ ही जाएंगी। इधर हम देखते हैं कि विंग मास्टर अपने मन में ही सोच रहा होता है, इस बुढ़े आदमी को क्या लगता है कि हमें नहीं पता कि इस स्पेस रिंग का रिवार्ड जियांग बेस ने रखा था। और जाओ जैंग भी कह रहा होता है, दूसरे लोगों की चीजों को इस तरह से यूज कर रहा है कि इसी ने उसके ऊपर फेवर किया है, सच में ये कितना ज्यादा शेमलेस आदमी है। तभी टीचर ली हेड के पास आते हुए कहने लगता है, चीफ इंचार्ज आप तो एक इंटरमीडिएट ब्लैक स्मिथ भी हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप फैंग यून को एक वेपन रिवार्ड में दें। तो ये सुनकर चीफ कहने लगता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं जरूर ही इसे कुछ न कुछ गिफ्ट देने वाला हूँ। और फिर वो फैंग से कहने लगता है, फैंग यून तुम्हारी स्वाड एक इंटरमीडिएट ग्रेड का वेपन है, बट इसकी ब्लेड बहुत ही ज्यादा लो ग्रेड की है, इसीलिए जब हम बेस पर वापस पहुंच जाओगे तो हम तुम्हें एक ग्रेट इंटरमीडिएट ब्लेड दे देंगे। ये सुनकर फैंग अपना सर झुकाते हुए कहने लगता है, चीफ इंचार्ज थैंक यू। फिर हमें स्टार साइन बेस की इनर सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लड थ्रोन यूनियन के सीक्रेट बेस के पास 2 लोग आ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि उसी बेस के अंदर कुछ लोग बैठकर टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और वो दोनों लोग आकर वहां पर बोलने लगते हैं, लीडर हमारे नीचे का जो बेस था उसके ऊपर अटैक हुआ है और जितना हमें पता चला है कि उस अटैक को करने वाला ग्रुप लॉ इन्फोर्समेंट ग्रुप है। तो उनका लीडर कहने लगता है, लॉ इन्फोर्समेंट ग्रुप के स्पाई ने इस बारे में क्या सूचना दी है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो वहाँ मौजूद दूसरा आदमी अपने बॉस को बताने लगता है, हमें स्पाई ने बताया है कि वहाँ पे पक्का ही लॉ इन्फोर्समेंट टीम ने अटैक किया था, लेकिन स्पाई ने एक ड्रंक मेंबर से सुना था कि
बेस के ऊपर अटैक करने वाला स्टार साइन अकेडमी का एक स्टूडेंट था, जो कि एक मिशन लेकर लॉ एनफोर्समेंट टीम की मदद करने के लिए आया था और उसी ने पूरी की पूरी हमारी टीम को खत्म कर दिया। उस लड़के का नाम फैंग यून है और वो एकेडमी का फर्स्ट प्लेस भी बन चुका है। और यही नहीं, उसने इनर सिटी के अंदर एक घर भी खरीद लिया है। ये सब सुनकर उनके बॉस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एक हड्डी को तोड़ते हुए गुस्से से कहने लगता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और हम देखते हैं कि उनका बॉस गुस्से से उस हड्डी को चबाते हुए कहने लगता है, ब्लड थ्रोन यूनियन हमेशा अपना कर्ज चुकाती है, इसीलिए आज रात को ही उसके घर पर जाएंगे और उनके ऊपर अटैक करेंगे। और हम देखते हैं कि उनका बॉस बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और वो कहने लगता है, चलो फिर आज उस एकेडमी के फर्स्ट प्लेस से भी मिल ही लेते हैं। और यहीं पर इस चैप्टर का अंत हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग अपने मिरर स्पेस के अंदर लिंग वैंग के साथ फाइट कर रहा होता है और लिंग वैंग फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तो हम देखते हैं कि फैंग उसे बड़े ही गौर से देख रहा होता है और अपनी स्वॉर्ड को उठाकर बड़ी ही तेजी से लिंग वैंग पर अटैक करने के लिए अपनी क्यूआई एनर्जी को स्वॉर्ड के अंदर डाल देता है और उसकी वजह से वो लिंग वैंग को एक झटके में ही 2 टुकड़ों में काट डालता है। और उसके ऐसा करते ही मिस मिरर आकर फैंग से कहने लगती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुमने इसे पहली बार चैलेंज कर हरा दिया है, इसीलिए तुम्हें पीक रैंक के मार्शल आर्टिस्ट को हराने के लिए 1.5x स्वॉर्ड इंटेंट दिया जा रहा है। ये सुनकर फैंग कहने लगता है, नहीं, तुमने बहुत ही ज्यादा इसे इजी कर दिया है और इसने अपना ट्रम्प कार्ड को भी यूज नहीं किया है। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर मिस मिरर कहने लगती है, मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि इसके पास जो ट्रम्प कार्ड है वो पक्का ही कोई नई फाइटिंग टेक्निक है या फिर इसने कुछ अपनी ही मार्शल आर्ट टेक्निक बनाई है और उस टेक्निक को हमारा डाटाबेस मैच नहीं कर पा रहा है। अगर रियली में बताया जाए तो अगर इसने उस टेक्निक को कभी यूज नहीं किया है तो उसे प्रोजेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये सुनकर फैंग कहने लगता है, डैम इट, उस बास्टर्ड इडियट ने अपनी फुल पावर को यूज नहीं किया और वैसे ही सरेंडर कर दिया, जिसकी वजह से मुझे उसकी फुल पावर देखने का मौका नहीं मिल पाया। तो मिस मिरर फैंग को 1.5x स्वॉर्ड इंटेंट देते हुए कहने लगती है, तुम्हें इसकी बजाय 1.5x स्वॉर्ड इंटेंट मिल गया है, इसलिए तुम्हें इसी से सेटिस्फाई हो जाना चाहिए और अगर तुम्हारी किस्मत में रहा तो तुम्हें उसकी फुल पावर देखने को भी मिल ही जाएगी। फिर हमें जियांग होटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फैंग बैठकर सोच रहा होता है, अगर मैंने इस 1.5x इंटेंट को अभी अपने इंटेंट से मिक्स कर दिया तो हो सकता है कि सुबह मुझे प्रॉब्लम हो जाए, इसीलिए मैं चाहूंगा कि मैं वापस से स्टार साइन अकेडमी जाकर ही इस काम को करूं ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। ठीक है, फिर ऐसा ही करता हूँ। चलो फिर अब मैं अपना कल्टीवेशन शुरू कर देता हूँ। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि सिस्टर लैन आखिरकार कैसा कर रही होगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं जल्दी से वापस जाऊँ और उन्हें देखूँ। यहाँ से सीन कट होकर हमें रात के समय फैंग के नए अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग डार्क एट्रीब्यूट की मदद से हाइड होकर उसके घर की ओर बढ़ रहे होते हैं और उनका बॉस कह रहा होता है, अपनी स्थिति को सेल्फ मोड में ही रखना और अब सभी अलग अलग दिशाओं में चले जाओ और इस पूरे घर को घेर लो, कोई भी यहाँ से बचकर नहीं निकलना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उसका बॉस अपनी क्यूआई एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से सराउंडिंग में बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। फिर उनका बॉस अपार्टमेंट का दरवाजा नॉक करने लगता है तो ऑर्फनेज की डायरेक्टर बाहर आती है, पर उसे बाहर कोई नहीं दिखता, जिसकी वजह से वो इधर उधर देखने लगती है और इसका फायदा उठाकर ब्लड थ्रोन टीम का बॉस डायरेक्टर पर अटैक करने के लिए अपनी स्वॉर्ड उठा लेता है और अटैक कर देता है। पर जैसे ही उसकी स्वॉर्ड डायरेक्टर को टच होने वाली होती है तभी बॉस की गर्दन पर एक स्वॉर्ड आ जाती है, जिसकी वजह से बॉस चौंक जाता है और सोचने लगता है ये कौन है, और इस वजह से वो डायरेक्टर पर अटैक नहीं कर पाता। इसीलिए डायरेक्टर अंदर जाते हुए कहने लगती है, ये बच्चे सच में बहुत ही ज्यादा शरारती हो गए हैं जो मेरे ऊपर ही प्रैंक कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि बॉस की गर्दन पर स्वॉर्ड एक लेडी ने रखी होती है। ये लेडी स्ट्रॉम टीम की वो बची हुई मेंबर होती है जिसे हमारे फैंग ने जिंदा छोड़ दिया होता है। तो वो कहने लगती है, मैंने सुना कि ब्लड थ्रोन टीम सिटी के अंदर आई है, तो मैंने सोच लिया कि तुम पक्का ही फैंग को ढूंढने आए होगे। ये सुनकर बॉस उससे पूछने लगता है, लेकिन तुम कौन हो? तो वो बताती है, मैं कौन हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि फैंग यून यहाँ पर नहीं है, और अगर तुम यहाँ पर सारे के सारे नॉर्मल लोगों को मार भी दोगे तो भी तुम अपना मिशन पूरा नहीं कर पाओगे। तो बॉस कहने लगता है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कैसे कर सकता हूँ? तो ये सुनकर वो लेडी कहती है, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहते तो ये तुम्हारी मर्जी है,
और अगर तुम अभी यहाँ से नहीं निकलते हो तो मैं अभी लॉ इन्फोर्समेंट टीम को बता दूंगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे, फिर तुम कभी भी फैंग यून को वापस से नहीं देख पाओगे। ये सुनकर ब्लड थ्रोन टीम का बॉस कहने लगता है, चलो यहाँ से सभी के सभी वापस चलो। और हम देखते हैं कि उनकी पूरी टीम वहाँ से बाहर जा रही होती है, जिसे वो लेडी वहाँ पे खड़ी होकर देख रही होती है और सोच रही होती है, फैंग यून मैं सिर्फ तुम्हारी इस टाइम इतनी ही मदद कर सकती हूँ, और अगली बार इन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक करने की ऐसी हिम्मत की तो मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुम्हें अपने आप को ही संभालना होगा। फिर हमें नेक्स्ट डे का आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग और उसकी टीम सिटी के अंदर आ गई होती है और टीचर ली उन्हें कह रहे होते हैं, मैं पर्सन इंचार्ज के साथ एकेडमी जा रहा हूँ, इसलिए तुम लोग अपने घर पर जा सकते हो और उन्हें बता सकते हो कि तुम वापस आ गए हो और तुम सेफ हो। उसके बाद तुम एकेडमी आकर वापस से कल्टीवेशन शुरू कर सकते हो। तो सारे स्टूडेंट एक साथ कहते हैं जी सर, और हम देखते हैं कि फैंग घर आ गया होता है और कह रहा होता है मैं वापस आ गया हूँ। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो उसके सामने एक्सायोलैन खड़ी हुई होती है और वो फैंग को देखकर अपनी क्यूआई एनर्जी को रिलीज करने लगती है। तो फैंग देखता है कि उसके चारों ओर बहुत ही ज्यादा क्यूआई एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है नो वे, ये नहीं हो सकता, ये तो इंटरमीडिएट रैंक रिजर्व मार्शल आर्टिस्ट बनने ही वाली है। फिर हमें फैंग के मिरर स्पेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग ऑकवर्ड होकर कह रहा होता है एक्सायोलैन ने सिर्फ 3 दिन कल्टीवेट किया और वो इतनी जल्दी इतनी आगे बढ़ गई, सच में वो एक रियल जीनियस है। तो ये सुनकर मिस मिरर कहने लगती है तुम्हें इतना ज्यादा बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तुमने अपना कल्टीवेशन शुरू किया था तो तुम्हारे कल्टीवेशन का बेस इतना ज्यादा अच्छा नहीं था जितना कि एक्सायोलैन का था, और तुमने उसे पिल देकर उसका बेस बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना दिया है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी ग्रोथ कर पा रही है। तो फैंग मिस मिरर से कहने लगता है नहीं नहीं, मुझे पता है कि एक्सायोलैन के पास पक्का ही तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम होगा। तो मिस मिरर कहने लगती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसके पास ऐसा कोई सिस्टम होता तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होती और अब तक तो वो एक घर खरीद चुकी होती। तभी लैन फैंग को कहने लगती है फैंग यून, और फैंग रियल वर्ल्ड में आ जाता है। तो लैन कहने लगती है फैंग यून आखिरकार तुम इतनी देर से क्या हवा में ही देखे जा रहे हो। तो फैंग मिस मिरर से कहने लगता है ये तो बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है, इसकी हाइट तो मुझसे भी ज्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सुनकर मिस मिरर गुस्सा होते हुए फैंग को पकड़कर कहने लगती है तुम्हें ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपने आप को रोकना चाहिए। फैंग मिस मिरर को इस बात का कोई जवाब दे पाता उससे पहले ही लैन फैंग के हाथ को पकड़कर घर के अंदर लेकर भागने लगती है और कहने लगती है तुम पक्का ही भूखे होगे, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट फूड बनाया है और इस बार मैंने पहले की तरह किसी भी ऐसे ही मीट का यूज नहीं किया है, इसलिए तुम्हें वो पक्का ही पसंद आने वाला है। तभी फैंग पीछे किसी को नोटिस कर लेता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसके दरवाजे के ऊपर वही लेडी खड़ी हुई होती है जो कि उसे चुप रहने का इशारा करने लगती है। तो उसे देखकर फैंग मन में सोचने लगता है ये तो स्टॉर्म टीम की लेडी है। और फिर हमें फैंग के घर के बाहर का रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग बाहर आकर कहने लगता है तुम बाहर आ सकती हो, तुम मुझे यहाँ ढूंढने के लिए आखिरकार क्यों आई हो। तो वो लेडी एक पेड़ के पीछे से निकलते हुए फैंग से कहने लगती है मैं तुम्हें यहाँ पर एक रिमाइंडर देने आई हूँ, लास्ट नाइट को ब्लड थ्रोन अलायंस के असैसिन ने तुम्हारे घर पर तुम्हें ढूंढने के लिए अटैक किया था। ये सुनकर फैंग कहने लगता है तो तुमने उन्हें यहाँ से भगाने में मेरी हेल्प की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत ही ज्यादा धन्यवाद। तो लेडी फैंग से कहने लगती है मैं इतनी ज्यादा कैपेबल नहीं हूँ कि उन्हें यहाँ से भगा सकूं, इसीलिए मैंने लॉ इन्फोर्समेंट टीम का नाम लेकर उन्हें डरा दिया था, क्योंकि ये एक इनर सिटी पैलेस है जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट टीम का बहुत ही ज्यादा दबदबा है। और जैसे कि मुझे रिपोर्ट मिली है उस हिसाब से उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लिया है और जैसे ही तुम इनर सिटी से बाहर जाओगे वो तुम्हें पक्का ही मार देंगे। ये सुनकर फैंग कहने लगता है तुम्हें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके सेल्थ के थ्रू देखने की पावर है मेरे पास। तो ये सुनकर वो लेडी कहने लगती है तुम्हें इतना ज्यादा केयरलेस होने की जरूरत नहीं है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उनमें से एक मेंबर पक्का ही लिमिट मार्शल आर्टिस्ट है। तो फैंग भी ऐसी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगता है ओह एक लिमिट मार्शल आर्टिस्ट, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, मैं उन्हें एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सरप्राइज देने वाला हूँ। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।